हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर 7 में हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने के लिए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 14। इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that the resulting sequence is unhappy। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम समझ चुके हैं। वो जो वीडियो थी एन अरिथमेटिक मीन्स वाली, उसमें ये टॉपिक समझाया था। अब इसका यूज करके वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन 8 and 26, 8 and 26। ओके, तो हम यहाँ पे a इक्वल टू 8 लेंगे और b इक्वल टू 26 लेंगे। और क्योंकि 5 नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर्स, तो ये 5 नंबर्स के लिए हम n इक्वल टू 5 कंसीडर करेंगे। तो n इक्वल टू 5 लेके अब हमें डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हम समझ चुके हैं। ये जो है b इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1, वो फॉर्मूला लेके हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले b इक्वल टू 26, a इक्वल टू 8 एंड n इक्वल टू 5 लेके कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 3। तो d इज इक्वल टू 3 अब हमारे पास है, d इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या सोचना है कि हम चाहते हैं कि 5 नंबर्स ऐड करें। ठीक है, तो 5 नंबर्स कौन से होंगे? तो वो हम जानते हैं कि वो 5 एरिथमेटिक मीन्स होंगे। तो 5 एरिथमेटिक मीन्स को हम एज्यूम करेंगे कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 एंड कैपिटल A5। तो ये नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं बिटवीन 8 एंड 26। तो अब हमारे पास डिफरेंस 3 है, तो जो हमने फॉर्मूला समझी थी वो फॉर्मूला का यूज करके हम ये सभी 5 नंबर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले A1 की फॉर्मूला क्या होती है? A प्लस D। तो उसमें सिर्फ A इक्वल टू 8 और D इक्वल टू 3 लेके 8 प्लस 3 11 लेना है, जो की वैल्यू होगी A1 की। ठीक है, उसी तरह हम A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4D एंड A5 इज इक्वल टू A प्लस 5D लेके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। A2 इज इक्वल टू 14, A3 इज इक्वल टू 17, A4 इज इक्वल टू 20 एंड A5 इज इक्वल टू 23। तो अब ये 5 नंबर्स हो गए। कौन से 5 numbers between 8 and 26 are 11, 14, 17, 20 and 23। तो ये जो नंबर्स है वो हमारा आंसर होगा, ये नंबर्स। बट हमें क्या कहा है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो पूछा है इंसर्ट 5 नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर जो आपको कहे गए इंसर्ट मीन्स अंदर जो 2 नंबर है उसके बीच में लिखना। ठीक है, तो वो इंसर्ट होता है। तो हमें इस तरह से ये लिख कर आंसर देना होगा कि कौन से नंबर के बीच में ये लिखना है, 8 और 26 के बीच में। तो सबसे पहला नंबर 8 मिलेगा, फिर बाद में आपको लिखना है 11, फिर 14, 17, 20, 23 एंड लास्ट विल बी 26। तो इस तरह से आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा कि ये 8 है और ये 26 है, उसके बीच में ये सारे नंबर हमने इंसर्ट किए, अंदर ये बीच में लिखे, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 14 इस तरह से आप सोल्व करेंगे। पहले भी हम समझ चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
इज 15th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि इफ a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is the am between a and b, then find the value of an। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों कि हमें ये कहा है कि am between small a and capital B, am between small a and small b। तो am between small a and small b is, we know that a plus b upon 2, ये फॉर्मूला हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लेके हम ये सॉल्व करेंगे। तो अब थियोरेटिकली am between small a and small b होता है ये a plus b upon 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an दिया है a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों यहाँ पे ये लिख कर दिखाया है, तो ये दोनों है ये और ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए थियोरेटिकली और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो am है वो दोनों स्मॉल a एंड स्मॉल b का am है, एरिथमेटिक मीन है, तो वो इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे ये इक्वल समझकर ये स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो फर्स्ट स्टेप लिया है वो उसी हिसाब से लिया है कि ये दोनों इक्वल है। ओके, तब इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि a raised to n plus b raised to n के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और a plus b और a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो टर्म मिलेगी वो कैसे मिलेगी कि ट्वाइस इंटू a raised to n plus b raised to n is equal to a plus b into a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1, इस तरह से मिलेगी। ओके, तो अब ये हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये टर्म मिलती है। अगर 2 मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट साइड में तो ये मिलेगा 2a raised to n plus 2b raised to n, और फिर ये ब्रैकेट ओपन करते हो मतलब एक्सपांशन करते हो, तो एक्सपांड करने से पहले ये a मल्टीप्लाई होगा, a है वो ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें ये टर्म मिलेगी a into a raised to n minus 1 plus a into b raised to n minus 1, ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो a था वो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमें ये टर्म मिली। ओके, अब जो ये b है वो मल्टीप्लाई होगा, ये b ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें मिलता है ये टर्म b इंटू a raised to n minus 1 प्लस b इंटू b raised to n minus 1। ठीक है, तो ये एक्सपांशन हो चुका। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a raised to a इंटू a raised to n minus 1 है, वो सेम बेस वाली टर्म है और वो प्रोडक्ट में है, इसलिए उसकी जो इंडेक्स है वो ऐड होगी। इंडेक्स ऐड होने से a raised to 1 plus n minus 1 that is 1 कैंसल्ड, तो a raised to n बचता है, तो ये रिमेनिंग टर्म a raised to n मिलेगी इस तरह से। यहाँ पे b इंटू b raised to n minus 1 है, यहाँ पे भी दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है, तो पावर का एडिशन होगा, तो 1 plus n minus 1 पावर का एडिशन लेते हैं तो पावर n बचती है,
तो जो टर्म मिलेगी वो b⁻n मिलेगी। ठीक है, और ये जो बाकी की दो टर्म है ये वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, बाकी की दो टर्म एज इट इज रहेगी। तो इस तरह से ये नेक्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन मिलता है। अब क्या होगा कि a⁻n वाली टर्म है, ये जो a⁻n वाली टर्म है और b⁻n वाली टर्म है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी। तो 2a⁻n-1 में से ये माइनस होगी और 2b⁻n-1 में से ये माइनस होगी। तो हमें मिलेगा नेक्स्ट टर्म 2a⁻n - a⁻n that is a⁻n, 2b⁻n - b⁻n that is b⁻n। तो इस तरह से लेफ्ट साइड बनेगी a⁻n प्लस b⁻n, ये मिलेगा। राइट साइड में ये जो टर्म है एज इट इज रहेगी, जो a इंटू b⁻n-1 प्लस b इंटू a⁻n-1 वो एज इट इज रहती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि सेम बेस वाला जो टर्म है n पावर में वो एक साइड ले जाते हैं और दूसरे आई मीन टू से a बेस वाली टर्म है वो लेफ्ट साइड में लेते हैं और b बेस वाली टर्म है वो राइट साइड में लेते हैं। तो हमें ये इस तरह से मिलेगा a⁻n - b इंटू a⁻n-1 और राइट साइड में मिलेगा a इंटू b⁻n-1 माइनस b⁻n। ठीक है, अब ये दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड में से जो कॉमन निकलता है वो निकालेंगे। तो कॉमन क्या निकलेगा दोस्तों? कॉमन निकलेगा यहाँ से लेफ्ट साइड में से a⁻n-1 और राइट साइड में से कॉमन निकलेगा b⁻n-1। हमने समझाया था कि जब भी कोई इंडेक्स वाली टर्म या तो फिर पावर वाली टर्म कॉमन निकलती है तो उसकी पावर माइनस होती है। फॉर एग्जाम्पल आप x⁴ माइनस x² ये टर्म मिलेगी, तो x² अगर आप कॉमन निकालो तो ये पावर 4 में से 2 पावर कॉमन निकाले तो यहाँ पे 2 पावर कॉमन निकाले तो वो 4 में से माइनस होगी, तो 4 - 2 दैट इज 2। ओके, और फिर ये माइनस ये जो रिमेनिंग टर्म है वो 2 पावर थी, तो 2 पावर में से 2 पावर कॉमन निकल गई, 2 - 2 0 होती है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी x⁻0 पावर। तो 0 पावर मतलब 1, तो इसीलिए यहाँ पे x⁴ माइनस x² में से x² कॉमन निकालो तो यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे a⁻n-1 कॉमन निकालते हैं और यहाँ पे b⁻n-1 कॉमन निकालते हैं, तो बाकी की टर्म है वो दोनों जगह a - b मिलती है। ओके, तो अब ये a - b कैंसिल हो जाएगी क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू b। वाई? Because if a equal to b, then this term can't be happen. Okay, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप ये समझना, क्योंकि एक ही टर्म हो जाएगी a and a। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा मिलेगा? a and a के बीच का an, तो वो कैसे मिलता है? दोनों एक ही नंबर है तो उसके बीच का an कैसे मिलता है? नहीं मिल सकता। तो इसीलिए ये a नॉट इक्वल टू b हम लेंगे। तो अगर ये a नॉट इक्वल टू b है तो a - b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हम इसको यहाँ से कैंसल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमें जो टर्म मिलती है वो ये है a⁻n-1 इज इक्वल टू b⁻n-1। ओके, अब ये जो मिला, ये स्टेप मिला, उसमें से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसमें से n की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? अब देखो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे भी आप ऐसा सोचोगे कि दोनों जगह n-1 पावर है तो वो कैंसिल कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से देखो, अगर आपने n-1 पावर दोनों जगह से हटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो आपको a = b मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम नहीं कर सकते। और अगर ये करोगे तो भी n की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? n की वैल्यू फाइंड करने के लिए वो टर्म जो लिखे उसमें हाजिर होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही n हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसका दूसरा रास्ता निकाला है
कि ये जो b⁻n-1 वाली टर्म है उसको डिवाइड करते हैं, दोनों जगह b⁻n-1 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगी। ठीक है, दोनों जगह b⁻n-1 से डिवाइड करोगे तो ये टर्म मिलती है। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह n-1 पावर है, तो इसको हम ये फुल a/b होल रेज़ टू n-1 लिख सकते हैं, है? ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि a⁻n-1 इज इक्वल टू 1 हो गया, बट हमें तो चाहिए n की वैल्यू, तो अब n की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक्सपोनेंशियल टर्म में इस तरह से सोचना होता है कि अगर आप देखो, हमने कई बार ऐसा किया हुआ है कि अगर x⁻n इज इक्वल टू x⁵ है तो आप n इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम ले सकते हैं, इक्वली हम कंपेयर कर सकते हैं, तो n इक्वल टू 5 होता है। अगर यहाँ पे n-1 पावर होती तो आप यहाँ पे ये लिख सकते थे n-1 इक्वल टू 5, तो n इक्वल टू 6 मिलता है। ओके, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे यही सोचकर समझना है कि ये यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, हम ये 1 को a/b होल रेज़ टू 0 लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि a/b होल रेज़ टू n-1 इज इक्वल टू a/b होल रेज़ टू 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये दोनों जगह ये बेस इक्वल हो गया, तो बेस इक्वल हो गया तो ये पावर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया है, n-1 इक्वल टू 0 पावर कंपेयर कर दी थी, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट, ये रीजन दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें मिलेगा n इक्वल टू 1, दैट इज अवर आंसर। वी आर आस्क्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड वी फाउंड इट n इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इस तरह से कैलकुलेशन करके सॉल्व हो चुका है। बट अगर ये एमसीक्यू में पूछा जाए तो एमसीक्यू में पूछा जाए तो आप तो सिंपली लॉजिक अप्लाई करके ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमारे पास ये टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब आपको सोचना है कि यहाँ पे a प्लस b है, मतलब a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, यहाँ पे a⁻n प्लस b⁻n है, तो a की पावर n है, b की पावर n है, तो ये इक्वल कैसे बनेंगे। अगर n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 तो ही ये इक्वल बनता है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 लेते हो तो ही यहाँ पे a प्लस b मिलता है। यहाँ पे a प्लस b कब मिलता है, जब यहाँ पे n इक्वल टू 1 लेते हैं तो अब न्यूमरेटर का तो कंफर्म हो गया कि n इक्वल टू 1 लेना है, बट डिनोमिनेटर में क्या, तो डिनोमिनेटर में भी n इक्वल टू 1 लेके देखते हैं, तो n-1 इक्वल टू 1-1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि यहाँ पे a⁻0 हो जाएगा, यहाँ पे भी b⁻0 हो जाएगा, तो a⁻0 मतलब 1, b⁻0 मतलब 1, तो 1 प्लस 1 होता है 2। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप डायरेक्टली बाय लॉजिकल प्रोसेस यू कैन टेक n इक्वल टू 1, और एमसीक्यू में यही आंसर आपको ऑप्शन में दिया भी जाएगा, तो आप इस तरह से लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन 15 सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is unap, and the ratio of 7th and m-1th number is given, what 5:9, then find the value of m। तो अब ये भी वो n एरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट है, तो उसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। बट यहाँ पे नया क्या है,
नया ये है कि यहाँ पे आपको ये रेशियो दिया गया है, 7th और m-1 टर्म का रेशियो दिया गया है। ठीक है, तो ये यूज करके आपको m की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले जो नंबर ऐड किए हैं वो कितने नंबर है? m नंबर से। देखो यहाँ पे ये m नंबर से, तो m नंबर से तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा m एरिथमेटिक मीन। कैसे एज्यूम करेंगे? कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 अप टू कैपिटल AN। Let be there m arithmetic mean between 1 and 31, between 1 and 31। तो आप ये समझ लेना। तो m numbers are inserted between 1 and 31 are capital A1, capital A2, capital A3 up to capital AN, such that this resulting sequence become an AP। ये AP हो जाएगी। कौन सी रिजल्टिंग सीक्वेंस? 1 से स्टार्ट करके A1, A2, A3 अप टू AM बीच में इंसर्ट करके 31 तक जो भी सीक्वेंस बनती है वो AP मिलेगी। तो अब हमें n एरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट यूज करना है, तो उसके लिए डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें a और b और n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, क्योंकि 1 के बीच में ये 1 और 30 के 1 के बीच में इंसर्ट किया गया है, तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 31 लिखते हैं। और कितने नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं? कितने m नंबर्स इंसर्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे n इक्वल टू m। फॉर्मूला में जो n की वैल्यू पुटअप करनी है वो m होगी। तो अब ये फॉर्मूला यूज करके हम ये कैलकुलेशन करते हैं, d इक्वल टू b माइनस a अपॉन m प्लस 1। ठीक है, तो इसमें d इक्वल टू 31 लिखेंगे, a इक्वल टू 1 लिखेंगे, n इक्वल टू m लिखेंगे। तो हमें मिलती है ये 30 अपॉन m प्लस 1, ये d की वैल्यू मिलेगी। इसको हम रिजल्ट 1 कहते हैं। ओके, तो अब d की वैल्यू हम जानते हैं 30 अपॉन m प्लस 1। अब जो रेशियो दिया गया है उसको यूज करना है। देखो स्टूडेंट, कभी भी आपको क्वेश्चन में जो भी दिया जाता है उसका एप्लीकेशन करके, उसको यूज करके आपको जो प्रूव करने के लिए बोला गया है या तो फिर फाइंड करने के लिए बोला गया है वो करना है। ठीक है, तो अब ये एक तो पॉइंट हमने यूज कर लिया है, डिफरेंस फाइंड कर लिया। अब जो रेशियो दिया गया है, रेशियो को यूज करेंगे। रेशियो किसका है? 7th टर्म मतलब A7, 7th नंबर मतलब A7, और m-1 नंबर मतलब m-1। ये जो रेशियो है इक्वल टू है 5:9, दैट मीन्स 5/9। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये A7 फाइंड करना पड़ेगा और m-1 फाइंड करना पड़ेगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? इसकी फॉर्मूला होगी A7, दैट मीन्स a प्लस 7d, और इसके लिए फॉर्मूला होगी a प्लस m-1 इंटू डी। तो अब ये दोनों में हमें वैल्यू चाहिए, वो किसकी? a की और d की। यहाँ पे a की और d की। तो a की वैल्यू तो हमारे पास है, a की वैल्यू क्या है? ये 1 है, और d की वैल्यू भी है, ये 30 अपॉन m प्लस 1। तो लिखते हैं, ये दोनों जगह अप्लाई करके रेशियो लेके m की वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या किया है कि 7th नंबर अपॉन m-1 नंबर इज इक्वल टू 5/9। दैट्स व्हाई A7 अपॉन am-1 इज इक्वल टू 5/9। ओके, तो अब यहाँ पे A7 इज इक्वल टू a प्लस 7d लिख लिया, और am-1 इज इक्वल टू a प्लस m-1d लिख लिया, इज इक्वल टू 5/9। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो a इक्वल टू 1 लिया है और d इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1 लिया है। नीचे भी a इक्वल टू 1 लिया है और d इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1 लिया है।
ठीक है, तो ये हमने ए और डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसमें ये जो है m+1 डिनोमिनेटर में है, वो 1 के साथ एलसीएम में मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे भी m+1 डिनोमिनेटर में है, तो वो 1 के साथ एलसीएम लेने से मल्टीप्लाई होगी। तो हमें यहाँ पे m+1 प्लस ये 7 × 30 दैट इज 210, और नीचे भी ये m+1 प्लस यहाँ पे 30 × m-1 दैट इज 30m - 30, इस तरह से मिलेगा। तो अब ये टर्म पूरी मिल गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ये इक्वेशन बनाते हैं, तो हमें m की वैल्यू मिलती है m = 14। तो ये m = 14 है हमारा आंसर। ठीक है, तो m की वैल्यू लिखने के लिए बोला था, तो m = 14 हमें मिल गया। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि हमने 1 और 31 के बीच में कितने नंबर ऐड किए, इंसर्ट किए, तो आप कह सकते हैं 14 नंबर इंसर्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17। A man starts repaying a loan as first installment of ₹100. If he increases the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in 38th installment? ओके, तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक आदमी है जो अपनी लोन रिपे स्टार्ट करता है, तो वो पहला इंस्टॉलमेंट भरता है ₹100, पहला इंस्टॉलमेंट ₹100, और फिर बाद में ₹5 इंक्रीज करता है एवरी मंथ। तो हर महीने वो ₹5 ऐड करके इंस्टॉलमेंट भरता है। तो पहले महीने वो ₹100 भरता है, ठीक है, दूसरे महीने में वो ₹5 ऐड करके भरता है, तो ₹105 ₹105 भरता है। तीसरे महीने और ₹5 ऐड करता है, तो ₹110 भरता है। चौथे महीने और 5, तो 115। तो इस तरह से ये 100, 105, 110, 115, इस तरह से ये सीक्वेंस मिलेगी, जो कि एपी होगी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है वो 5 का है। ठीक है, तो वो एपी हो जाएगी, और उसका फर्स्ट टर्म है 100 होगा, तो हम लेते हैं यहाँ पे a = 100, और डिफरेंस 5 है, तो हम लेते हैं d = 5। ओके, d = 5। तो अब एपी के लिए जो जरूरत होती है वो हमें मिल गई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमें 30th इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, 30th। तो 30th इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए अब हमें A30 फाइंड करना पड़ेगा। जो एपी की 30th टर्म होगी वही 30th इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लेके an = a + n - 1 × d फॉर्मूला लेके हम यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू 100, n की वैल्यू 30 और d की वैल्यू 5। तो ये सब्स्टिट्यूट करने से हमें मिलता है 245। तो इंस्टॉलमेंट 30th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा ₹245। तो ये उसके का सॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 9.2। Last question is the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. If the smallest angle is 120 degree, find the number of the sides of the polygon. Okay? तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि इंटीरियर एंगल कहा गया है। तो इंटीरियर एंगल का मतलब है उसका जो मेजरमेंट होगा वो 0 से लार्ज होगा। इंटीरियर एंगल को मैं IA बोलूँ, अगर इंटीरियर एंगल फॉर IA फॉर इंटीरियर एंगल, तो वो 0 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। ये इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, ये आपको माइंड में रखना है। तो कीप इन माइंड। तो
अब let us solve this example keeping in mind that interior angle is between 0 to 180. ओके, तो ये अब हम देखेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें एज्यूम करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि पॉलीगॉन में कितनी साइड है। ठीक है, हमें पूछा गया है कि हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन पॉलीगॉन। तो लेट अस एज्यूम दैट let n be the number of sides of the polygon. We know that the sum of interior angles of a polygon of n side is 2n minus 4 into 90. तो अब ये सम निकालने की जरूरत क्या है? सम हमें इसलिए चाहिए क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल के लिए एक ही टर्म है जो है फॉर्मूला ऑफ समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो इसको हमें अप्लाई करना होगा, अदरवाइज वी कांट फाइंड। ओके, तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि स्मॉलेस्ट एंगल इज 120। तो हम ये भी जानते हैं कि उसमें डिफरेंस है 5 का है, तो ये एपी बनाएगा, क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 तो हम पहला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल हम ले सकते हैं 120। तो हम 120 लिखे यहाँ पे, ये 120 है, स्मॉलेस्ट एंगल है। तो दूसरा होगा 125 क्योंकि 5 का डिफरेंस है। तीसरा होगा 130, ठीक है। चौथा होगा 135। तो इस तरह से ये आगे जाएगा। तो ये कब तक आगे जा सकता है? जब तक वो पूरा राउंड खत्म ना हो जाए, इंटीरियर एंगल का राउंड खत्म ना हो जाए। तो वो कब खत्म होता है वो हमें पता चलेगा इसके समेशन वैल्यूज के, एडिशन वैल्यूज के, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 2n-4 into 90 से। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो अब ये सम तो जियोमेट्रिकली है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्योमेट्री बेस्ड है। तो ये फॉर्मूला हम लेंगे तो ये क्या दिखाएगा? इट विल शो द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, Sn शो करेगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू Sn, इट इज इक्वल टू Sn, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब ये Sn किसके आधार पर लिखा? हमने एपी के आधार पर लिखा। तो एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म हमारे पास है a इक्वल टू 120, क्योंकि यहीं से तो वो एपी स्टार्ट होती है, स्मॉलेस्ट एंगल से तो वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और फिर 5 डिग्री इंक्रीज होती है, तो ये d इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस लेंगे, d इक्वल टू 5। अब ये एपी बन चुकी है, तो हम एपी का जो Sn का फॉर्मूला है वो भी ले सकते हैं। ये Sn का फॉर्मूला n/2 into 2a plus n-1 into d। अब क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको हमने दिया है नंबर 1 और इसको दिया है नंबर 2। तो अब ये दोनों कंपेयर करते हैं। तो दोनों कंपेयर करने के बाद हम उसके अंदर फॉर्मूला की वैल्यू भी पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू 120 और d की वैल्यू 5 लगा दी। अब ये पूरी टर्म है वो n, जो पूरा इक्वेशन है वो n टर्म के हिसाब से। तो दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ n। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छी तरह से आता है, अब ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करने से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है n² - 25n + 144 = 0। ठीक है, तो हमें इसका फैक्टराइजेशन करने से स्प्लिट टर्म मेथड के द्वारा अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं, तो हमें मिलता है n = 9 और n = 16। अब यहाँ पे दो वैल्यूज मिली हमें, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सी पॉसिबल है। तो अब अगर हम n = 16 लेते हैं तो an फाइंड करते हैं, तो an की फॉर्मूला के हिसाब से an की फॉर्मूला है a + n - 1 into d।
तो यहाँ पे A16 फाइंड करते हैं, तो A16 इज इक्वल टू ये मिलेगा, है ना, 120 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू मिलता है हमें क्या, 195। तो अभी अभी हमने स्टार्टिंग में समझा था कि इंटीरियर एंगल कभी भी 180 या 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो हमें A16 195 मिला, तो ये है ग्रेटर देन 180, तो ये इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये एंगल हम लेते हैं तो ये बाउंडेड पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मैं अगर हम पेंटागन लेते हैं तो पेंटागन में ये 5 साइड होती है, ठीक है। तो 5 साइड में ये अगर इंटीरियर एंगल ये सोचते हैं तो ये जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से कम होगा, है ना। तो 180 से कम होगा, तो अब अगर इसको मैं 195 कंसीडर करूं तो क्या होगा, और ऐसा समझो कि 180 से ज्यादा कंसीडर करते हैं तो अब क्या होगा देखते हैं। जो देखो, अगर मैं ये दो साइड देखता हूँ, ये एक और ये दूसरी, इसके बीच का एंगल हमने लिया है, ओके। अब इस साइड को मैं इस तरह से दिखाता हूँ, मतलब क्या हुआ कि ये साइड है वो यहाँ पे आ गई, ओके। तो अब ये जो एंगल है इतना, ये बड़ा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया। तो अब आप इमेजिन करो कि इस साइड से ये पेंटागन बाउंडेड कैसे होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। पेंटागन बाउंडेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन नहीं बन सकता। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए जो भी इंटीरियर एंगल है वो 180 से कम होने चाहिए, ओके। तो ये इंटीरियर एंगल की कंडीशन हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, या फिर डेफिनेशन होगी, आप जो भी समझे। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जो हमें मिला है n इक्वल टू 16, वो हम ले नहीं सकते। n इक्वल टू 16 जो मिला है वो नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे n इक्वल टू 9 विल बी द proper answer. N equal to 9 will be the proper answer. So, hence the number of sides of the polygon is 9. That's it. तब ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इसी के साथ ये वीडियो भी हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक समझेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।